जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों सभी को पहले राम राम, गुड मॉर्निंग, जय महाकाल, राधे राधे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूरी 100 क्वेश्चंस के पोस्टमार्टम के साथ यह सीरीज स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं, इससे पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखें, और इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सारे वीडियो जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं। आज भी चाहेंगे कि पिछली क्लास की तरह आज भी इस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम हो। अब बात करते हैं दोस्तों कि आगे की रणनीति हमने पहले ही बता चुके हैं कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो है हम रणनीति बना चुके हैं, और आप लोग जो तैयार रहिए। और इसके लिए हम जो है पूरा जो है एक रूटीन के हिसाब से काम करेंगे, और जिस भी एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम में जीएस पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ तक ही नहीं, बीएसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम जो होगा, बीएसएससी सीजीएल में भी आपको काम आ सकते हैं, और बिहार सिविल कोर्ट हो या बीपीएससी हो, उन सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते बिना देरी किए हम बात करते हैं इसका पहला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया था। तो फोंटाना के द्वारा की हम बात करें तो किस कोशिकीय संरचना की खोज किया गया था, केंद्रिका की खोज किया गया था फोंटाना के द्वारा, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरा कि शरीर में वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सी कोशिका का विभाजन उत्तरदायी है। तो विभाजन उत्तरदायी की हम बात करती है, समसूत्री विभाजन जो है शरीर में की वृद्धि एवं मरम्मत के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब वही बात करते हैं कौन सा अगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। तो कौन सा अगक प्रायः जंतु जो कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, तो लवक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है, गोल्गी का, अंतःप्रद्रवजालिका, ये तीनों जो है उपस्थित रहता है, लेकिन लवक उपस्थित नहीं होता है, जिसका आंसर ए हो जाएगा। अब वही बात करते हैं कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो पादप कोशिका में आप सभी को पता है कौन सा कोशिकांग जो पाया जाएगा वो सभी के सभी पाया जाएगा, कोशिका भित्ति रिक्तिका है, लवक, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, लाइसोसोम सर्वप्रथम किसने देखा था। तो लाइसोसोम की हम बात करते हैं सर्वप्रथम की, तो क्रिश्चियन डी डबे के द्वारा यह देखा गया था। अब वही बात करते हैं अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र है। तो अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र की हम बात करें तो यह किसकी केंद्र है, तो यह प्रोटीन संश्लेषण का एक केंद्र है। अब वही बात करते हैं न्यूरॉन के टेंडन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है। तो पतली पतली शाखाएं की हम बात करें तो यह डेंड्राइट कहलाती है। क्या, डेंड्राइट्स कहलाती है। मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है। तो मनुष्य की त्वचा आपको दिमाग लगाना है कहाँ पे पतली होती है, तो आँखों की पलक जो होती है उसके ऊपर में सबसे पतली होती है। अब वही बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है। तो शरीर को गर्म रखने उत्तरदायी क्या होता है, तो ये वसा में उत्तक जो होता है शरीर को गर्म रखने के हेतु उत्तरदायी होता है। अब वही बात करते हैं चलनी नलिकाओं में भोज पदार्थ के संवहन में मदद करता है। चलनी नलिकाओं में जो भोज पदार्थ में जो है संवहन में मदद करता है, सहकोशिकाएं ये जो है मदद करते हैं। अब बात करते हैं वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होते हैं। तो वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में जो शामिल होते हैं वह वसंत काष्ठ तथा शरद काष्ठ दोनों होता है। तो वसंत काष्ठ और शरद काष्ठ होता है। आर्किड में विलोमन उत्तक पाया जाता है। तो आर्किड में हम बात करते हैं विलोमन उत्तक की, तो यह पाया जाता है कब, तो यह जो पाया जाता है तो यह मूलों में पाया जाता है। आर्किड में विलोमन उत्तक जो हम बात करते हैं रोमों में पाया जाता है। अब वही बात करें एलर्जी के दौरान बनने वाली प्रतिरक्षाएं है। तो एलर्जी के दौरान जो बनने वाली प्रतिरक्षाएं है IgE है। अब बात करते हैं में से कौन सा एक कवक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। तो कार्यात्मक संबंध की हम बात करें तो कौन दर्शाता है, तो माइकोराइजा जो है दर्शाता है। अब बात करते हैं कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की
नहीं बनी होती है, किस चीज़ की नहीं बनी होती है, तो बात करते हैं सेल्यूलोज की जो है बनी नहीं होती है। बाकी काइटिन, कैलोस और पैक्टिन इन सभी से मिलकर बनी होती है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है तथा आकृति पल पल बदलते रहती है। तो किसका आकृति निश्चित नहीं होता है लेकिन पल पल बदलती रहती है, तो अमीबा की। बात करते हैं मेलिग्नेंट मलेरिया बुखार उत्पन्न होते हैं। मेलिग्नेंट मलेरिया बुखार की हम बात करें तो ये उत्पन्न होते हैं, तो बात करते हैं प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब बात कर लेते हैं, इसको आपको संक्रमण के रूप में चुनने हैं। तब बात करते हैं हित में से कौन सा जल संक्रमक यानी कि जल से होने वाला रोग है, दूषित जल से होने वाला रोग की हम बात करें तो कौन कौन सा है। एक टाइफाइड हो जाता है और एक क्या होता है, जल संक्रमण से होने वाला रोग है, तो आपको पहचान करना है तो कौन कौन सा है। तो ये बात कर लेते हैं कि 1 और 4 हेपेटाइटिस ए और टाइफाइड, ये दोनों को दोनों 1 और 4 की हम बात करें तो जल संक्रमण से होने वाला रोग है। अब बात करें सबसे लंबा जीवित वृक्ष की हम बात करें तो कौन हो जाएगा। तो सबसे लंबा वृक्ष जीवित की वृक्ष की हम बात करते हैं क्या है, सिकुआ है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। अब बात करते हैं तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का तेल की हम बात करें तो यह प्राप्त किया जाता है किससे, चीड़ से प्राप्त किया जाता है। किससे, चीड़ से। अब बात करते हैं एक बीजपत्री पौधे के पत्तियों में किस प्रकार की शिरा विन्यास पाया जाता है। तो शिरा विन्यास की हम बात करें तो किस प्रकार के पाया जाता है, ये बात करते हैं समानांतर प्रकार के पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो विचार करके उपयुक्त में से कौन से कथन सही है ये आपको छांटने हैं। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। अब जिम्नोस्पर्म पौधों के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म पौधे में फूल का अभाव होता है, ये बिल्कुल सही है। अगर आंसर की बात करते हैं सर, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई आवरण नहीं होता है और इस पौधे में फलों का यानी कि फूल का अभाव होता है, ये ध्यान रखना है। फूल का आंसर बात करें दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा राइजोड के बारे में सही नहीं है। तो राइजोड के बारे में आपको सही बताना है तो कौन सा सही नहीं है। तो बात कर लेते हैं, इनकी संरचना और कार्य संवहनी भूपादक के मूल रोम के समान होती है, ये सही है। अब बात करते हैं ये विभिन्न ऊतकों से बनी बहुकोशिकीय संरचनाएं होती है, ये भी सही है। ये ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से पड़ने वाले उभाड़ होते हैं, तो इसका आंसर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये भी सही है। अब बात कर लेते हैं, इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होते हैं, ये गलत है। पूर्ण विकसित नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्न जीवों पर विचार करने। तो जीवों की हम बात करें तो उपयुक्त में से कौन सा शैवाल है। तो विचार करके आपको शैवाल बता रहे हैं कौन से शैवाल है। हम बात कर लेते हैं कि यूलोथ्रिक्स और अल्बा, ये दोनों के दोनों शैवाल है, यानी कि आंसर की बात करें तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट में एक द्विपार्श्विक समरूपता है। तो द्विपार्श्विक समरूपता है किसकी बनावट में है, तो हम बात करते हैं नियरिस के बनावट में समरूपता है। अब बात करते हैं विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है। तो एक्स टू संबंध के लिए कौन सा उद्दिष्ट है, तो हम बात करते हैं जो उद्दिष्ट होता है तो यह जर्म प्लाज्म जो है उद्दिष्ट बैंक, जर्म प्लाज्म बैंक जो है उद्दिष्ट होता है। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है, तो रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ हेपेरिन होता है। इसके होने से जो है शरीर में जो है खुद ये जो है थक्का नहीं बनने देता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो ब्लबर क्या होता है। तो ब्लबर की हम बात करें तो यह क्या होता है, तो यह सघन वसा की परत होता है। ब्लबर एक सघन वसा की परत होता है, ये ध्यान रखने हैं। बात करते हैं कुछ रेगिस्तान छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में
निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो इससे जो है किस प्रकार की मदद मिलती है? तो जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अन्य कथनों पर विचार करने हैं और सही कथन का चयन करना है। यहाँ पे जो है कथन दिया गया है, एक में कहता है कि व्हेल फिश स्तनधारी वर्ग के जीव होते हैं। तो व्हेल फिश क्या होते हैं? स्तनधारी वर्ग के जीव होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्रेफिश, कटल फिश और डेविल की हम बात करें तो ये फिश जो है मछली वर्ग के जीव नहीं है, तो ये जीव नहीं है। तीसरा कहता है सिल्वर फिश, स्टार फिश मछली वर्ग के जीव होते हैं। तो इसका आंसर की हम बात करते हैं, इसका आंसर जो है केवल जो है बात करते हैं एक हो जाएगा, यानी कि एक और तथा दो सत्य है तथा कथन तीन असत्य है, ठीक है। बाकी एक दोनों तो सही है, लेकिन तीन का कथन जो है इसमें गलत इसका जो है कथन दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि ये आपको याद रखने हैं, खूब पूछे जाते हैं कि ये जो है वेल जो है वेल फिश स्तनधारी वर्ग के होते हैं, बिल्कुल सही है। ये सारी की सारी याद, ये सारे पॉइंट भी याद रखने। एक जो है मछली वर्ग के जीव नहीं है, क्रेफिश, कटल फिश, डेविल फिश, ये आपको याद रखना, मछली वर्ग में नहीं जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? तो यकृत का कार्य नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो आपको बता रहे हैं खाद्य और अर्जिन आहार में से जल के अधिक का अवशोषण करना, ये गलत है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाए, डी हो जाएगा। बाकी सभी कार्य जो है करते ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण, यूरिया का उत्पादन, मृत एवं क्षय हो चुकी लाल रक्त कणों का विनाश, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इलियम भाग में मौजूद बिलाई द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। अवशोषण भोजन बिलाई में मौजूद रक्त कोशिकाओं के रक्त में मिल जाते हैं, बिल्कुल सही है। अवशोषित भोजन रक्त संचार के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं, ये भी सही है। इसका आंसर की बात करें सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब दिया है ग्लिसंस और कैप्सूल्स किसमें मौजूद रहता है? तो यह बात करते हैं मौजूद होता है किसमें? तो अमाशय में मौजूद होता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन अमाशय ग्रंथि या जठर रस का भाग नहीं है? तो अमाशय ग्रंथि या जठर रस का भाग नहीं है, तो हम बात कर लेते हैं ये कौन सा नहीं है? तो मूल पित्तवाहिनी जो है अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। अब बात करते हैं अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अप्रभावित रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि इसका हम बात कर लेते हैं म्यूकस अमाशय की दीवार को सुरक्षित रखते हैं, ये इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पे दिया गया है पैरामिक्सु विषाणु द्वारा होने वाला मम्प्स या गलसुआ रोग किस लार ग्रंथि को प्रभावित करता है? तो किस लार ग्रंथि को प्रभावित करता है? तो बात करें पैरोटीड को जो है प्रभावित करता है। बात करते हैं आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? आहार में हम बात करते हैं लवण का मुख्य उपयोग की हम बात करें तो क्या होता है? इसका मुख्य उपयोग की बात करें तो भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, तो इसका आंसर बी होगा। अब बात करते हैं कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो कैल्शियम की आवश्यकता की हम बात करें तो मांसपेशियों को कार्य करने में, खून जमने में और हड्डियों के विकास में, यानी कि आंसर की बात करें सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े रक्त आता है तथा दांत हिलने लगते हैं? तो आप सभी को पता ही है, तो किस विटामिन के कारण ऐसा होता है? तो विटामिन सी के कारण। विटामिन ए के बारे में आप सभी को पता ही है, विटामिन बी के बारे में भी बेरी बेरी होता है, और डी के बारे में आपको तो कैल्सीफेरॉल का जो है रासायनिक नाम है। इनसे विटामिन डी जो है एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है, आपको ध्यान में रखना है। इससे हड्डियों या दांतों के लिए जो है ये विटामिन डी है बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब बात करते हैं इसका रेटिनॉल जो है रतौंधी रोग यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग एक ही कमी के कारण होता है। अब बात करते हैं किस में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो बात कर लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्णता होता है, ये गलत है, यानी कि यहाँ बात करते हैं सही नहीं है, ये सही है। कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्णता का रोग है, बिल्कुल सही है। कोबालामिन हम बात करते हैं
संघातिक रक्त अल्पता है, बात संघातिक रक्त अल्पता है, ये भी सही है। राइबोफ्लाविन बेरी बेरी कारण होती है, ये गलत है, क्योंकि बेरी बेरी विटामिन P2 के कारण, P1 के कारण जो है बेरी बेरी रोग होता है। इसका आंसर की बात करते सी हो जाएगा। बाकी कैल्सीफेरॉल अस्थिर रुग्णता है, ये भी यानी कि सही है। अब बात करते हैं, ये ऑप्शन दोबारा रिपीट हो गया है, देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है। तो भैंस के दूध में हम बात करते हैं औसत वसा की मात्रा 7.2% होता है। अब बात करें खेत में से किस कमी से पेलगरा रोग होता है। पेलगरा रोग की हम बात करें तो किसकी कमी से होने वाला रोग है, तो नियासिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, जिसके विटामिन B3 हम बात करते हैं इसकी कमी से, इसी को नियासिन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, पेंटोथीन या नियासिन। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन के संबंध में, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है, कौन सा एक सही है हीमोग्लोबिन के संबंध में। हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वहन कर सकता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं, तो कौन सा कथन सही है आपको ये चुनने, ये तो गलत हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में दिया गया है कि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का वहन कर सकता है लेकिन ऑक्सीजन का नहीं, ये भी गलत है। यहाँ अब दिया गया है हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन दोनों का वहन कर सकता है, ये सही है, दोनों वहन करता है, ना कि एक, आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कि इसमें से कौन सा कथनों पर विचार करना है, तो आपको कथन पर विचार करना है, तो कौन सा कथन सही होने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं इसका कि मनुष्य के फेफड़े में स्वयं फैलने स्वीकारने का गुण नहीं होता है, बिल्कुल सही है। अंतः श्वसन के समय डायफ्राम के पीछे खिसक कर तथा पसलियां बाहर की ओर फैलकर फेफड़े के आयतन को बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही है। बाह्य श्वसन के समय डायफ्राम ऊपर उठता है तथा पसलियां अंदर की ओर आ जाती है, और तथा जिससे फेफड़ा सिकुड़ जाता है, ये भी सही है। आंसर की बात करें सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के मनुष्य कितनी हवा सांस में लेता और छोड़ता है, बिना किसी अतिरिक्त प्रभाव, मतलब बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। जैसे हम दौड़ते उठते हैं तो उस समय हमको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये जो इसमें जो कहता है बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के, तो 500 मिलीलीटर जो है और हवा जो है सांस में लेता है और छोड़ता है, ये ध्यान रखना है। अगर इससे ज़्यादा हम कोई हार्ड वर्क करने लगे तो उस समय तो हमको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। तो हीमोग्लोबिन के द्वारा कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड का वहन होता है, तो हम बात करते हैं 10 से 20% होता है, ये आपको ध्यान रखना। कितना, 10 से 20%। बात करते हैं मनुष्य के नासिक वेशम का छोटा अग्रभाग जिससे बाह्य नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है। तो बाह्य नासिका छिद्र जो खुलता है यह कहलाता है प्रकोष्ठ का, क्या कहलाता है, प्रकोष्ठ कहलाता है। अब बात करते हैं पौधे जो है दिन में श्वसन हेतु वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। तो हम बात करते हैं पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन हेतु करते हैं, बिल्कुल सही है। इसका आंसर की हम बात करें तो यह सही नहीं है, बात करते ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है बात करते बी सही आंसर दिया गया है, बाकी सभी गलत है। पौधे दिन में जाइलम में उपस्थित ऑक्सीजन, ये गलत है। पौधे दिन में अनॉक्सी श्वसन करते हैं, ये भी गलत है। पौधे दिन में श्वसन नहीं करते हैं, दिन में ही दिन रात दोनों करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम बात करें सिर्फ दिन में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति की हम बात करें तो यह इस्कीमिया कहते हैं, क्या हो जाता है, इस्कीमिया रोग होता है। बात करते हैं कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। तो रुधिर की हम बात करें दान कर सकता है ए, बी या बी को दान कर सकता है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो आप सभी को पता है, लाल कहे कि वाइट कहे, ये सारे जो भी होते हैं अस्थि मज्जा में ही इसका निर्माण होता है। अब बात करते हैं रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा की हम बात करते हैं 7% होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हृदय के धड़कनों को नियंत्रित करने हेतु SA नोड में उत्पन्न विद्युतीय तरंग किस पथ से आगे बढ़ती है। तो किस पथ से जो है यह आगे बढ़ती है, तो हम बात कर लेते हैं यह जो है
तो ये आगे बढ़ने का क्रम जो है इसका जो है ए हो जाएगा। ए बी नोड से बंडल ऑफ दिस, बंडल के लिए, बंडल को, इसके लिए बंडल जो है पुरकिंजे फीवर्स की ओर बढ़ता है। ए बी नोड से होते हुए बंडल ऑफ द दिस से होते हुए या पुरकिंजे फाइबर की ओर बढ़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करने हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ बता रहा है कि हृदय के कक्षों में बारी बारी से संकुचन तथा शिथिलन होता है। तो बारी बारी से संकुचन तथा शिथिलन होता है, तो हम बात कर लेते हैं ये, तो इसका बात करते हैं ये सही है। बात करते हैं हृदय के कक्षों में होने वाले शिथिलन को सिस्टोल तथा संकुचन को डायस्टोल कहते हैं, ये गलत है। अब बात करते हैं कि सिस्टोल तथा डायस्टोल मिलकर हृदय की एक धड़कन कहलाता है। यानी कैंसर की बात करते हैं 1 और 3 दोनों सही हो जाएंगे, कि दोनों सही है और दूसरा गलत है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, केचुए में उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया कितने प्रकार के होते हैं। तो नेफ्रिडिया की हम बात करते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पसीना शरीर को ठंडा करता है, क्योंकि पसीना शरीर को ठंडा क्यों करता है, तो बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसीलिए पसीना जो है शरीर को ठंडा करता है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, तो जल की आवश्यकता जो है अमोनिया के उत्सर्जन के लिए जल की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। रेजिन एवं गोंद पौधे के किस भाग में संचित रहते हैं, तो रेजिन एवं गोंद जो है पौधे के किस भाग में संचित रहते हैं, तो बात पुराने जाइलम में। सामान्यतः सजीवों के शरीर में उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं संपादित होते हैं, तो हम बात करते हैं साथ साथ होते हैं। बात करें मानव के शरीर में किडनी कहाँ स्थित होते हैं, तो मानव के शरीर में किडनी की बात करें तो उदार गुहा के पृष्ठीय तल पर कैसरुक दंड के दोनों ओर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना, सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सिम सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र किस रसायन का निर्माण करते हैं, तो किस रसायन का निर्माण करते हैं, तो हम बात कर लेते हैं यह जो है नॉर एड्रेनालिन की निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं न्यूरॉन सिद्धांत प्रतिपादन हेतु 1906 में किसने नोबेल पुरस्कार जीता था, तो किसने यह पुरस्कार जो है जीता था, हम बात करते हैं सेंटियागो रेमन और वाइस काजल के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया था। अब है क्वेश्चन नेक्स्ट, तो यहाँ पे एल एच तथा एफ एस एच किस प्रकार का हार्मोन है, तो यह जो हम बात करते हैं किस प्रकार का हार्मोन है, ये फॉलिकल हार्मोन है। अब बात करते हैं हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन को आपको चुनने हैं। तो सही कथन की हम बात करें तो यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल सही है। इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं, ये भी सही है। इसका प्रभाव विभिन्न सांद्रताओं पर विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है, बिल्कुल सही है। अगर आंसर की बात करें तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित ऑक्सीजन है। संश्लेषित ऑक्सीजन की हम बात करें तो हम बात करते हैं 2,4-D और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड और नेप्थेलेनिन एसिटिक एसिड। इनका आंसर की बात करें सभी के सभी सही हो जाएंगे, यानी डी इसका आंसर है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है आपको, तो सही कथन की हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया सहेली नामक गर्भ निरोधक गोलियां स्टेरॉइड प्रकृति का होता है जिसका दुष्प्रभाव शरीर पर अधिक पड़ता है, इसका आंसर सी हो जाएगा, सही है। बाकी सारे सारे गलत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने, तो कथन की विचार की हम बात करें तो यहाँ पे दिया शुक्राणु फैलोपियन नली में 12 घंटे तक जीवित रहते हैं, बिल्कुल सही है। अंडाणु फैलोपियन नली में 36 घंटे तक जीवित रहते हैं, ये भी सही है। एक इसका आंसर की हम बात करते हैं 1 2 दोनों के दोनों सही है। अब बात करते हैं बीज किससे बनता है, किसे कहते हैं, यानी कि बीज जो होता है यानी कि मेल में जो बीज बनते हैं या किससे मतलब क्या होता है, तो वीर्य की हम बात करें तो यह जो शुक्राणु और सभी सहायक ग्रंथियों के स्राव को वीर्य कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब कहता है कि आम नारियल सुपारी तथा बेर होते हैं, तो आम नारियल सुपारी तथा बेर जो होते हैं ये कैसा मतलब किस प्रकार के होते हैं या किस कुल के होते हैं, तो आस्टील होते हैं, क्या होते हैं आस्टील, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मेलोकोफिल्स पुष्पवा है जिनमें परागन, मेलोकोफिल्स पुष्पवा है जिनमें परागन की हम बात करें
तो क्या हो जाता है, तो यह घेंगा, गिलहरी, सांप आदि के द्वारा होता है, ये ध्यान रखना। कीटभक्षी पौधे कलश पादप का कलश तथा ब्लाडर वर्ट का ब्लाडर किसका रूपांतरण है, तो यह जो है रूपांतरण किसका है, तो बात करते हैं पत्ती का है। अब यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की न्यूमोटाफोर्स यानी कि श्वसन मूल प्रायः पाया जाता है। तो न्यूमोटाफोर्स यानी कि श्वसन मूल की हम बात करते हैं प्रायः कहाँ पे पाया जाता है, तो यह हम बात करते हैं कि मैंग्रोव पौधे में पाया जाता है। मैंग्रोव पौधे में प्रचलन की क्रिया संपन्न होती है। प्रचलन की क्रिया की हम बात करें तो ये संपन्न कहाँ पे होती है, तो यह इनमें से सभी यानी कि कंकाल तंत्र द्वारा और पेशियों द्वारा और तंत्रिका तंत्र द्वारा सभी में जो है ये संपन्न होती है। अब बात करते हैं टिबिया तथा फिबुला अस्थि कहाँ पाई जाती है। टिबिया तथा फिबुला अस्थि की बात करते हैं पैर में यानी कि पशुपाद में पाया जाता है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होता है जो कि कान में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सत्य कथन नहीं है तो आपको ये चुनने है, सत्य कथन नहीं है। तो अस्थियां तथा अस्थियां संयोजित तक है, बिल्कुल सही है। अस्थियां ऑस्टियोब्लास्ट तथा उपस्थि कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही है। बात करते हैं अस्थियों के मध्य में एक गुहा होती है जो कि अस्थि मज्जा से भरी होती है, ये भी सही है। अब बात करते हैं इसका आंसर की, तो आंसर आपको पता है यानी कि ये कौन सा कथन सत्य नहीं, ये गलत है। बाकी बात करते हैं मेलियन अस्थियों तथा उपस्थियों में अनेक नलिका समान संरचना पाई जाती है जिन्हें हेबर्सियन नलिकाएं कहते हैं। अब बात करते हैं इसका कि ये भी सही है, बाकी सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं गुणसूत्र के डीएनए के विशिष्ट भाग जो एक विशेष प्रकार के डीएनए का निर्माण करते हैं वह है, तो एक विशेष प्रकार के डीएनए का निर्माण करते हैं तो वह जीन है। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं एक वर्णात पुरुष का विवाह दूसरे वर्णात पुरुष के समान स्त्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा, तो संतानों में अगर हम बात करें तो क्या होगा, तो इसका जो है प्रभाव पड़ेगा कोई भी पुत्र वर्णात नहीं होगा। यानी कि एक वर्णात पुरुष का विवाह अगर दूसरे वर्णात पुरुष के समान स्त्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा, संतानों में बात करते तो इसका जो है कोई भी पुत्र वर्णात नहीं होगा। लेकिन जो है हम बात करते हैं अगर इसकी बेटी होगा ना, इसकी बेटी का जो पुत्र होगा वो वर्णात होगा, ये से ध्यान रखना है। यानी कि जब एक पुरुष एक स्त्री से वर्णात दोनों है तो इसका जो संतान होगा इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके संतान पर। लेकिन इसका जो पुत्री होगा ना, पुत्री का जो पुत्र होगा इस पे जो है वर्णात का प्रभाव पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है, तो क्रॉसिंग ओवर की हम बात करें तो कोशिका विभाजन की बात करें अर्धसूत्री में होता है। अब बात कर लेते हैं वंशावली विश्लेषण बनाने में कई प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतीक चिन्ह नर को सूचित करता है, तो नर की सूचित की हम बात करें तो कौन करता है, तो ये जो है नर को सूचित करता है। अब बात करते हैं मेंडल द्वारा द्विसंकर क्रॉस में जीन प्रारूपों अनुपात क्या है, जीन क्रॉस में जीन प्रारूपों अनुपात क्या था, तो क्या अनुपात था इसका, तो ये आपको बताना है। जिसका अनुपात की हम बात करते हैं 1:2:2:4 1:2:1 ये था मेंडल के द्वारा जो किया गया था, ये आपको जान रखें, डी हो जाएगा इसका आंसर। अब बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियाँ बनाना तथा मुर्दों को धर्म क्रिया के साथ दफनाने प्रारंभ किया था, तो किसने प्रारंभ किया था, निएंडरथल ने किया था। डीएनए अनुक्रमक के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है, तो यह किसी जीव के पूर्वजों की खोज की हम बात करें तो आणविक जातिवृत्त कहलाता है। बात करते हैं पक्षियों एवं कीटों के पंख है, तो पक्षियों एवं कीटों के पंख की हम बात करें तो यह एक असमजात अंग है। अब बात करें निम्नलिखित में से कौन एक डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत नहीं है, तो डार्विन के प्राकृतिक सिद्धांत के चयन नहीं है, तो अंगों का उपयोग अनुपयोग ये जो नहीं है। अब बात करते हैं जीवों में आसपास में संघर्ष होने के क्या कारण है, तो आसपास में जीवों में संघर्ष होने का कारण जो है तो यह होता है प्रजनन का दर तेज होना, भोजन की उपलब्धता सीमित होना, आवास के लिए जगह सीमित होना, इसका आंसर सभी सही हो जाएंगे। एक पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों
का गुजरना कहलाता है। गुजरना क्या कहलाता है? तो इसका गुजरना जो है जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। बात करते हैं दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। तो संक्रमण क्षेत्र की हम बात करें तो ये क्या कहलाता है? तो इकोटोन कहलाता है। सामाजिक वानिकी क्या है? तो सामाजिक वानिकी की हम बात करें तो सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना, ये सहकारी स्वामित्व है। बात करते हैं मिर्मोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है। यह कुछ पुष्पी पादपों का है। तो यह कुछ जो है पुष्पी पादपों का है, तो चींटियों के बीच है। ये आपको ध्यान रखना। मिर्मोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है जो कुछ पुष्पी पादपों का है, तो यह चींटियों के बीच है। आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जीवमंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो सभी एक साथ मिलकर जो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। बात करें पौधों की जाति विविधता जंतुओं की अपेक्षा कम क्यों है? तो कम क्यों है? तो कम की हम बात करें तो इसका कम होने का कारण हम बात करते हैं। तो कम होने का कारण हम बात करते हैं तो पर्यावरण परिवर्तन होने के बावजूद पौधे अपना स्थान बदलने में सक्षम नहीं होते हैं। ये भी सही है। पौधे मानव निर्मित बाधाओं से अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर की बात करें सभी के सभी सही हो जाएंगे। एक नंबर में भी जो दिया गया था वो भी सही है, देख लेते हैं। अब एक नंबर में बात करते हैं तो पौधे अपने भक्षक में भाग नहीं सकते हैं। ये भी सही है। तो इसका आंसर की हम बात सभी के सभी सही हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर आपको विचार करने हैं। तब बात करते हैं माइक कार्यक्रम का संबंध हाथियों के संरक्षण से, बिल्कुल सही है। सेब कार्यक्रम का संबंध गिद्धों के संरक्षण से, बिल्कुल सही है। इसका आंसर सभी के सभी सही हो जाएंगे। बात करें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो बात करते हैं अनवरत जैविक प्रदूषक पर स्टॉकहोम सम्मेलन एक जैविक संधि है जिसमें मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को रसायन से बचाना है। ये भी सही है। अब बात कर लेते हैं कि संधि 2004 यानी कि यह संधि 2004 से अस्तित्व में आई तथा भारत में यह संधि 2006 से लागू हुआ। ये भी सही है। एक दो सही है। बात कर भारत में स्टॉकहोम सम्मेलन की संधि क्रियान्वयन के लिए NIP यानी कि द नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान का गठन किया गया था। ये भी सही है। आंसर की बात करें तो डी इसका सही हो जाएगा। सभी सही है। बात करते हैं संकटग्रस्त स्पीसीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो कौन सा वक्तव्य जो है या कथन सही नहीं है? तो बात करते हैं इस श्रेणी में सुभेद तथा दुर्बल दोनों प्रकार के स्पीसीज सम्मिलित होता है। ये गलत है। यानी कि इसमें जो सिर्फ दुर्लभ जो लुप्त होते जाते हैं वो इसमें जो है वो इससे संबंधित है, बाकी नहीं है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कथन पर विचार करने। रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं कि IUCN की लाल सूची में प्रजातियों को उनकी स्थिति के अनुसार कुल 9 श्रेणियों में रखा जाता है। ये भी सही है। अब बात करते हैं IUCN की स्थापना 1948 में हुआ था। 1948 में हुआ था। इसका हम बात करते हैं। ये भी सही है। आंसर की बात करें सभी के सभी सही हो जाएंगे। बात करें पीने युक्त स्वच्छ जल में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो बात करते हैं जल पारदर्शी, रंगीन तथा गंधीन। ये भी सही है। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुला हो। ये भी सही है। जल हानिकारक रसायन एवं जीवाणुओं से मुक्त हो। ये भी सही है। आंसर की बात करें सभी के सभी सही हो जाएंगे। बात करें निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है तो इस कथन पर भी आपको विचार करने हैं। तो हम बात करें जल का तापमान बढ़ने से पानी में DO यानी कि डिसोल्युबल ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसका आंसर केवल एक सही है, बाकी जो है दाब लवणता DO से कोई संबंध नहीं है। ये गलत है, जबकि संबंध है। अब बात कर लेते हैं भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप हो सकता है। तो क्या हो सकता है? तो हम बात करते हैं ध्रुवीय हिमटॉप के पिघलने से समुद्र जल में वृद्धि, समुद्री तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। ये सही है। बात करते हैं
फसल के स्वरूप में परिवर्तन, ये भी सही है। अब बी नंबर दिया है, बी नंबर यहाँ पे दिया गया है, समुद्री तट में रेखा में परिवर्तन हो सकता है, ये भी सही है। यानी कि आंसर की बात करें सभी के सभी सही हो जाएंगे। जल प्रदूषण को मापने हेतु बेहतर विकल्प में से कौन सा है? तो बेहतर विकल्प की हम बात करें तो ये क्या है? तो यहाँ पे दिया गया है सी, जो है COD यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो है जल प्रदूषण के मापने हेतु एकमात्र अच्छा विकल्प है। अब बात कर लेते हैं यानी कि 100 नंबर की, 100 एंड लास्ट की, गीत में से गैसों को सामान्यतः ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो किन गैसों को जो ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? CFC, CH4, NO2 और SO2, CO2 और जलवाष्प, ये सारे के सारे जितने भी होते हैं, सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। दोस्तों, आज की क्वेश्चंस की सेट की हम बात करें तो साइंस से ज़्यादा भरा पड़ा हुआ था सेट, आपको ध्यान रखने हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेट बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।